नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आज के इस वीडियो में हमारी अर्ब्स पालसी की जो छोटी सी गुड़िया है बिहार से, उसकी केस स्टडी आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से बेबी का अर्ब्स पालसी का कंडीशन था और किस तरह से धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू करते हुए इम्प्रूवमेंट भी आज तक मिल रही है और वो ट्रीटमेंट उनकी कंटिन्यू भी कर रहे हैं। 5 महीने पहले जब उसका जन्म हुआ था तब पता चला कि अर्ब्स पालसी हुआ है और जब वो 2 दिन की थी तब उन्होंने ये वीडियो सेंड किया था कि मैम ऐसा ऐसा है, आप देख सकते हैं कि ये अर्ब्स पालसी ही है क्या, और हमें पता चला है कि ये अर्ब्स पालसी है, तो इसके लिए एक्चुअली क्या करना होगा और किस तरह से ये ठीक भी हो सकता है। तो जब वीडियो सेंड किया था, जस्ट छोटी सी गुड़िया 2 दिन की थी और आप देख सकते हैं वीडियो में वो बीच में रो भी रही है, हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो पेरेंट्स डर ही गए थे, माँ, बट इसमें मेन अगर हम देखेंगे तो जो मासी है उसने पूरा इनिशिएशन लिया था, बात करने से लेके क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये करना है। तो अभी यहाँ पे मैं ये एक पॉइंट मेन हाईलाइट करूँगी पहले तो, कि मासी का रोल जो है बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। माँ जैसे है इसीलिए उसको मासी भी कहते हैं हम, है ना। तो उसने पूरा, क्योंकि माँ तो बहुत डर गई थी कि छोटी सी जो हमारी बेटी है उसको ये क्या हो गया, और उसके वजह से जब मासी ने कांटेक्ट किया, फ़ोन पे सब सेंड किया, तो उनको एडवाइस किया कि आप अर्ली ट्रीटमेंट, जो यूट्यूब पे वीडियो है अर्ली फेज़ का, प्रोटेक्टिव फेज़ का, वो आप देख के सारी चीज़ें कीजिए और स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आगे आप मतलब इमीडिएट भी शुरू कर सकते हैं, या जैसे आप देखिए विद इन 5-10 डेज़ में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू भी कीजिए। तो उन्होंने पहले तो अर्ब्स पालसी का जो है यूट्यूब वीडियो वो देख के ट्रीटमेंट शुरू भी की और धीरे धीरे जो है जो भी इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे वो देख भी रहे थे। और थोड़ा सा ये उनका था कि अच्छा स्टिमुलेशन करे या ना करे, या करना है तो फिर कैसे करे। और जब मासी ने फिर से कांटेक्ट किया, ऑलमोस्ट तब तक बच्ची जो है छोटी सी गुड़िया वो 2 महीने की होने को आई थी, और फिर उन्होंने तब जाके फिर से कांटेक्ट किया कि मैम हमें स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो उसका भी जो वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे कि ये प्रोग्राम किस तरह से होगा, किस तरह से आप मशीन भी घर पे ले सकते हैं और घर पे रह के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप वे में आपके बच्चे को स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा यही बताती हूँ, ट्रीटमेंट का एक्चुअली रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए तो पहली ट्रीटमेंट ही शुरू होती है टाइम से। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट सही डॉक्टर के पास शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके हमें रिजल्ट्स भी सही डायरेक्शन में धीरे धीरे आना शुरू होता है या दिख के आना शुरू होता है। तो अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं इन्होंने अर्ब्स पालसी का प्रोग्राम जो है स्टिमुलेशन का वो भी लिया, स्टिमुलेशन मशीन भी लिया, और प्रोग्राम घर पे अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आता है, क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे दें, या हमें ये समझ में आएगा क्या, क्या हम दे पाएंगे क्या। बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ सके, इस तरह से ये प्रोग्राम बनाया है ताकि जो भी वीडियो देखेगा वो आराम से बच्चे को स्टिमुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट साइंटिफिक मेथड में दे भी पाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि मासी यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दे रही है बच्चे को। हाँ, इसमें बच्चा रोता है, छोटा सा बाबू है तो उसको दर्द भी होगा, बच्चे रोएंगे ही, बट रो रहे हैं इसके लिए उनका ट्रीटमेंट बंद करना ये भी सही सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन रोना जो होता है, काफ़ी बार बच्चे डर जाते हैं, सेंसेशन अल्टर्ड होते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, और ना ही वो खुद वे एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो बच्चे रोते भी हैं, बट रोने के लिए आप देख सकते हो बीच बीच में कि किस तरह से सजेशंस भी उनको एडवाइस किया जाता है कि क्या करें ताकि उनका रोना एटलीस्ट थोड़े हद तक
या काफ़ी हद तक ठीक भी हो सके। कुछ अलग मतलब केसेस भी है जहाँ पे बच्चे बहुत इजी और आराम से बड़े जैसे बैठते हैं, उस तरह से शांति से बैठ के वो स्टिमुलेशन ले रहे हैं। ऐसे भी मेरे छोटे गुड़िया छोटे बच्चे हैं जो विदाउट मतलब बिना रोए ट्रीटमेंट स्टिमुलेशन ले भी रहे हैं। तो इसीलिए स्टिमुलेशन के साथ ये कंफ्यूजन मत रखिए कि रो रहा है तो नहीं देना है, बट वो रो रहा है वो किस तरह से रो रहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन करने चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट कंटिन्यू होना चाहिए सो दैट ये रिजल्ट सही मिले, ये हमें देखना ज़रूरी है। और ये सब कुछ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है। और रोते वक्त हर किसी को तकलीफ होती है कि हमारा बच्चा है, छोटा है, रो रहा है, बट जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत होती है। जब आपको पता चल जाता है कि रीज़न क्या है, किस लिए रो रहा है और इसका सोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, और अगर रो भी रहा है तो भी ट्रीटमेंट किस तरह से हमें कंटिन्यू करनी है ताकि उसको एक्चुअली रोने से प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रीटमेंट सही देने से उसका आप अगर देखेंगे रिकवरी ठीक होता है, ये ज़रूरी है। नॉर्मल भी अगर आप देखते हैं बच्चे को कोई भी डॉक्टर के पास लेके जाइए, या नॉर्मल से नॉर्मल आप जब वैक्सीन भी देते हैं बच्चे को तो बच्चा रोता ही है। ये तो बहुत 2 दिन के, 2 महीने के, 1 साल के अंदर के छोटे बच्चे हैं मैं बात कर रही हूँ। ऐसे बच्चे जो 5 साल के, 10 साल के हो चुके हैं वो भी रोते हैं। तो एट द एंड बच्चे रोने वाले हैं, बट वो रोने का पर्पस और रोने के पीछे का साइंस हमें समझना ज़रूरी है, तभी जाके हमारी ट्रीटमेंट सही ढंग से हो भी सकती है। और अभी ये ट्रीटमेंट जब 2 महीने की थी, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो गया था, उसके बाद उन्होंने शुरू किया था। फिर भी जब प्रॉपर स्टिमुलेशन कंटिन्यू किया, बाद में स्टिमुलेशन ऑलमोस्ट उनका 1 से 1.5 महीने तक चला, और अभी भी उनका ट्रीटमेंट स्टिमुलेशन का टेपर ऑफ मोड में है, मतलब टूवर्ड्स एंडिंग सेशन में चल रहा है। और उसके बीच में ये वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी आप ही देखिए कि किस तरह से जो छोटी सी गुड़िया है खिलौने हाथ में ले भी रही है, हाथ को अच्छे से उठा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्बो मतलब कोनी को बेंड भी कर रही है। जब एल्बो बेंडिंग आ जाता है ये बहुत ही अच्छा गुड साइन है जो इंडिकेट करता है कि आपको सर्जरी की ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके साथ साथ कोई भी लाइक EMG, NCV टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जब आपकी ये एक्टिविटी मतलब हैंड टू माउथ मूवमेंट यानी कि एल्बो बेंडिंग आ जाती है, तब ये इंडिकेशन होता है कि रिकवरी राइट डायरेक्शन में हो रही है, प्लस रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है। तो अभी देख सकते हैं हर एक एंगल में हाथ वो उठा रही है, फिर भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स है जो मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है, जैसे कि 1-2 फिंगर बीच में रुक रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, हाथ की जो मूवमेंट है कंपेरेटिव टू नॉर्मल हैंड कंपेरेटिवली कम है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या मिला है कि बिल्कुल भी 0 मूवमेंट थी वो अभी मूवमेंट में आ गई है। हैंड की शोल्डर, एल्बो, फिंगर, रिस्ट वो काम करना मतलब उस हाथ ने शुरू कर दिया है। अब ज़रूरत है हमें आगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइजेस के तरफ बढ़ने की। और अभी ये एक्सरसाइजेस करना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो वीडियो में हर एक अलग अलग मतलब वो मूवमेंट जो है शोल्डर जॉइंट के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, एल्बो के बेंडिंग स्ट्रेटनिंग है, रिस्ट के मतलब बेंडिंग स्ट्रेटनिंग ऊपर लेना, ग्रिप के अलग अलग मूवमेंट्स है, हाथ को अंदर की तरफ लेना, हाथ बाहर की तरफ घुमाना, शोल्डर में से अंदर बाहर करना, ये बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। और ये सारी मूवमेंट्स को हमें साइंटिफिक वे में थ्रू एक्सरसाइज ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी इसमें फिर से वही क्वेश्चंस आता है, बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं या रोते हैं, बट नो नीड टू वरी। अभी आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग खिलौने में पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा शेप पकड़ सकता है, कौन से एक्शंस वो कर पा रहा है। इसीलिए आप क्या खिलौने दे रहे हो, आवाज़ का जो मतलब मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मैं हमेशा सिंपल टिप्स हमेशा बताती हूँ कि बच्चों को जो भी खिलौने दे रहे हैं ऐसे खिलौने दीजिए जहाँ पे वो देख सके, जहाँ पे वो आवाज़ सुन सके, तो वो उनका थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है टूवर्ड्स खेलना, मतलब प्ले एक्टिविटी में हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। एंड एग्जैक्टली अभी इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो में
कि जैसे मैंने कहा अभी स्टिमुलेशन टेपर ऑफ हो रहा है, एक लेवल पे शुरू किया था, प्रोग्रेस होते होते अभी धीरे धीरे स्टिमुलेशन बंद भी करना है, बट वो फेज वाइज जाना है। और बाद में शुरू होता है हमारा लेट फेज ऑफ ट्रीटमेंट। और लेट फेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे अभी ये तो बिहार में है, हम पुणे महाराष्ट्र में हैं, विदाउट टच, दैट इज नथिंग बट थ्रू टेलीफिजियो, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सारे जो हमारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्स हमारे पास ले रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन हमारी टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ पे खेल खेल में माँ को, मासी को, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्वियसली बच्चा छोटा होता है तो माँ के ही पास होता है और माँ अच्छे से करके भी ले सकती है, सिंस वो एक अटैचमेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि पिताजी नहीं लेते हैं, काफ़ी पिताजी है, वो भी आपको वीडियोस आगे आएंगे ही, कितना मेहनत करते हैं और अलग अलग चीज़ों में किस तरह से हम सिखाते हैं कि आपको घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उससे आप किस तरह से बच्चे को सही साइंटिफिक वे में डिफरेंट टेक्निक्स फॉर्म में हम सारे एक्सरसाइज करके लेते हैं। जैसे कि अभी इसी वीडियो में देखिए, हाथ उसका अफेक्टेड लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड को पकड़ के सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही एक एक्टिविटी एक्टिवेट करना है, यानी कि इनिशिएट करना है। डिफरेंट पोजीशन है, जहाँ पे अभी वो धीरे धीरे 5 महीने के तरफ ऑलरेडी गई है, तो उसको उल्टा सुला के खुद के शरीर का वजन लेके हाथ को जो जॉइंट के ऊपर फोर्स आने चाहिए, क्योंकि आगे चल के अभी क्रॉलिंग शुरू होगा, फिर बैठना शुरू होगा, तब हाथ यूज करना जरूरी है और उसकी ट्रेनिंग अभी से पहले से होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तब जरूरी ये नहीं है कि बच्चा कौन से स्टेज में है इन टर्म्स ऑफ एज वाइज, सारे एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। बीच में अगर कोई स्टेज मिस हो गई तो उसमें होता ऐसा है कि स्टेज मिस होने के वजह से वो एक्टिविटी बच्चे की मिस हो जाती है और बच्चा चल नहीं पाता है, या जैसे बच्चा जो है क्रॉल नहीं करता है, तो क्रॉलिंग में यानी कि जो रेंगना होता है, रेंगते वक्त हाथ पूरा अंदर जाता है, क्योंकि प्रीवियस जो उसका ये था क्रॉलिंग करने के पहले का पीरियड, तब ये एक्सरसाइज ना होने की वजह से वो हाथ ही नहीं यूज करता है। बट जब क्रॉलिंग फेज में भी अगर आपका बच्चा आ गया है तब भी हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और क्रॉलिंग एज अ एक्सरसाइज डिफरेंट पोजीशन में, फिर से राइट क्रॉलिंग, क्योंकि ब्रेन और मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन साथ में होता है, ब्रेन में ये पाथवेज डेवलप होना जरूरी होता है। अगर वो पाथवेज ही डेवलप नहीं हुए तो ऑब्वियसली बच्चा छोटा होगा, फिर आगे क्रॉलिंग करेगा, फिर खड़ा होगा, तो धीरे धीरे अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट होते हुए भी या थोड़ी कम होते हुए भी, तो ब्रेन रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि अच्छा मुझे ये हाथ यूज करना है। और यूज करेगा तो भी कैसे करेगा, ट्रिक मूवमेंट में करेगा, यानी कि गलत वे में करेगा, सही वे में नहीं करेगा। सो इट डजेंट मैटर बच्चा कौन से एज में है, हम वो पाथवेज थ्रू मोटर कंट्रोल यानी कि थ्रू मूवमेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि बच्चा वो रीलर्न कर सके। और जब रीलर्निंग प्रोसेस होती है तो धीरे धीरे ब्रेन समझना शुरू करता है कि पहले तो मूवमेंट किस तरह से करनी है और किस तरह से ये सही भी होती है। और ये मतलब रिपीटेटिव टास्क से ही पॉसिबल होता है, और रिपीटेटिव टास्क ही है रोज डिफरेंट वे में एक्सरसाइजेस करके लेना। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा और इजी है, जहाँ पे आप घर बैठ के आपके कंफर्ट वे में घर रह के बच्चे को आप एक्सरसाइज दे सकते हैं, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी छोटी सी जो बिहार की बाबू है गुड़िया, उसका ये जर्नी उसके मासी और माँ के कारण और ऑब्वियसली उनके फैमिली के कारण अच्छे तरीके से चल रहा है। और वो बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने बेटी के लिए, अपनी छोटी सी जो गुड़िया है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी उनको मिल रहा है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि सारे पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर जो है इस तरह से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट अप्रोच शुरू कीजिए, आपके नियर बाय में कीजिए, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मशीन ट्रीटमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है स्टिमुलेशन का। राइट ट्रीटमेंट यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में करना बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो रिजल्ट हमें राइट डायरेक्शन में आते ही जाएगा, भले उसमें टाइम लगे, क्योंकि टाइम ये मेन चीज़ है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है, 2 साल का बच्चा अलग एक्टिविटी करता है, 1 साल का अलग करता है,
5-6 महीने के बच्चे अलग एक्टिविटी करते हैं। सो ऑब्वियसली फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हर एक स्टेज में हर एक एक्टिविटी हमें रीलर्न करनी है और उसको करेक्ट भी करनी है। सो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से काफ़ी सारा आपको इनपुट, मोटिवेशन और सही ट्रीटमेंट की डायरेक्शन भी मिली होगी। तो इस तरह से आपको अलग अलग केस स्टडी आगे भी आते जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके बच्चे की केस डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी बच्चे की भी रिकवरी बहुत अच्छी हो और वो भी आगे चल के अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी सके और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।